शुरू होती है केसरनगर नाम के एक राज्य से, जिसके एक छोटे से गांव में मनोहर और प्रताप नाम के दो मित्र रहा करते थे। मनोहर हमेशा गरीबों की मदद करने वाला और दूसरों की भलाई करने में विश्वास करता था, जबकि उसका दोस्त प्रताप इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, प्रताप ने अपने मित्र मनोहर से कहा, मेरे दोस्त, जितनी कमाई तुम दूसरों की भलाई में लगा देते हो, इसके कारण तुम एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। यह सुनकर मनोहर ने कहा, अरे दोस्त, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि कर भला तो हो भला। अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों होगा। याद रखना प्रताप, तुम जो दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास वापस आएगा। यह सुनकर प्रताप ने कहा, अरे भाई, यह सारी बातें बस किताबों में ही अच्छी लगती हैं। देखो, आज भी मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधे से भी ज़्यादा कमाई यूं ही बर्बाद कर देते हो। प्रताप की बात सुनकर मनोहर मुस्कुरा दिया और फिर अपने घर को चला गया। उसे यह मालूम नहीं था कि प्रताप अंदर ही अंदर से उससे जलने लगा था। मनोहर के जाने के बाद प्रताप गुस्से में बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से यह गांव में भलाई का ढिढोरा पीटता फिरता है। अरे लोगों, इसे इतनी इज्जत देते हैं, जबकि तुम मुझे कोई पूछता ही नहीं। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तो यह मेरी बात सुनता नहीं। ठीक है, अब मैं भी इसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। प्रताप भी कुछ देर के लिए बाद अपने घर को चला गया। प्रताप का क्रोध से भरा हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी बिमला उससे कहने लगी, क्या बात है जी, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है। अरे क्या बतलाऊं बिमला, यह जो कुछ भी है सब मेरे दोस्त मनोहर की वजह से है। उसकी पत्नी ने हैरान होते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं जी। अरे बिमला, तुम तो जानती ही हो कि मनोहर की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है और यह फसल बेचकर आधे से भी ज़्यादा कमाई व दिखावा करने के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है। गांव के लोग उसको जितना सम्मान करते हैं ना, मेरा बिल्कुल भी नहीं करते। मैं अंदर ही अंदर जला जा रहा हूँ। काश ऐसा हो जाता कि मनोहर की उपजाऊ जमीन उससे छीन ली जाती, तब उसे दिखावेबाजी की अकल ठिकाने आ जाती। उसकी पत्नी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, अच्छा तो यह बात है, इसके लिए तो आपको कोई तरकीब लगानी ही पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं बिमला। अरे, उसकी पत्नी समझाते हुए कहने लगी, तुम्हारा मित्र जमींदार है और जमींदार के साथ रहकर भी तुम्हारे अंदर कुछ समझ नहीं आई। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम अपने दोस्त मनोहर को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। यह सुनकर प्रताप कहने लगा, अरे बिमला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। मनोहर के पास इतनी उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वह मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा। उसकी पत्नी ने कहा, अजी, आपकी बुद्धि तो बिल्कुल बैल बुद्धि है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। इतना कहकर बिमला प्रताप के कानों में धीरे धीरे कुछ बताने लगी। अपनी पत्नी की बात को सुनकर प्रताप के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई और वह अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोला, सच में बिमला, तेरे दिमाग की तो दात देनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है, तूने क्या तरकीब बतलाई है। बीवी हो तो तेरे जैसी। अगले दिन प्रताप जमींदार के पास गया और उससे कहने लगा, जमींदार साहब, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरा दोस्त मनोहर। मनोहर की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, आप उसकी ज़मीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर जमींदार दांत पीसते हुए बोला, अरे भाई, कब्जा ऐसे थोड़े ही ना हो जाता है, उसके लिए कोई षड्यंत्र करना पड़ता है। परंतु मनोहर तो तुम्हारा दोस्त है ना, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेतों पर कब्जा कर लूं। प्रताप,
मुंह बनाते हुए बोला, क्योंकि मुझे मनोहर का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। देखो जमींदार जी, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे आप मनोहर की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। यह सुनकर जमींदार की आंखों में चमक भर आई और वह बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं भी तो मनोहर की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए दिन रात सपने देखा करता हूँ। लगता है कि अब जल्दी ही मेरा सपना सच होने वाला है। चलो अब तुम जल्दी से मुझे बतलाओ कि तुम्हारी योजना क्या है। मनोहर अपनी योजना बताने लगा। सुनो जमींदार जी, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को मनोहर के घर भेज दीजिए, जिसे मनोहर बिल्कुल ना जानता हो, ना ही उसने उस नौकर को कभी देखा हो। वह बुढ़ा मनोहर के पास जाएगा और अपनी बेटी की शादी ना होने का दुखड़ा रोएगा और फिर उससे धन मांगेगा। वह इतनी रकम मांगेगा कि मनोहर के बस के बाहर की बात होगी। जैसा कि मैं मनोहर का स्वभाव जानता हूँ, वह उस बुढ़े को मना नहीं कर पाएगा और मैं तो वहाँ पर मौजूद ही रहूँगा। मैं मनोहर को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार मनोहर ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पर ब्याज लगाते रहना, और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना? योजना सुनकर जमींदार बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। अरे मान गए प्रताप, तुम तो वाकई में प्रतापी हो। तुम्हारी खोपड़ी का तो जवाब नहीं भाई। अपनी तारीफ सुनकर प्रताप बहुत ही खुश हुआ और फिर बोला, मैं अब मनोहर के घर पर ही जा रहा हूँ। आप किसी बुढ़े नौकर को वहाँ पर भेज देना। कुछ ही देर में प्रताप मनोहर के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक बुढ़ा आदमी मनोहर के घर पर आकर रोते हुए कहने लगा, बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत ही तारीफ सुनी है कि तुम लोगों की भलाई के काम करते हो। जो भी तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आता है, तुम उसे निराश नहीं करते हो बेटा। मैं बड़ी ही उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं बहुत ही परेशानी में हूँ बेटा। मनोहर ने कहा, हाँ हाँ बाबा, बतलाइए आपको क्या परेशानी है। वह बुढ़ा आदमी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगा, अरे बेटा, कल मेरी बिटिया की शादी है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई है। मैंने बिटिया की शादी के लिए जितने भी गहने बनवाए थे, वह सब के सब चोरी हो गए। बेटा, मैं महाजन के पास भी सहायता मांगने के लिए गया था, परंतु महाराज हम जैसे छोटे लोगों की मदद कहा करते हैं, उन्होंने कोई मदद ना की। अब तो केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता कर दो या फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। यह सुनकर मनोहर ने कहा, बाबा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन आपको बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होगी। मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी, इतने सारे धन की व्यवस्था मैं कैसे करूँगा। इतने में अपनी योजना के अनुसार प्रताप एकदम से बोल पड़ा, अरे मनोहर, तू चिंता क्यों करता है? गांव के जमींदार जी मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। तुम एक काम करो, जमींदार जी से कर्ज ले लो। जब तुम्हारी फसल कटे तो उनका कर्ज चुका देना। मनोहर को अपने दोस्त प्रताप की बात बिल्कुल सही लगी और उसने कहा, हाँ प्रताप, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहकर मनोहर उस बुढ़े आदमी से बोला, बाबा, आप यहीं पर रुकिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर मनोहर प्रताप के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। मनोहर को प्रताप के साथ आए हुए देखकर जमींदार मन ही मन खुश हो रहा था और कहने लगा, आओ मनोहर, आज मेरे यहाँ पर कैसे आ गए? तब मनोहर ने सारी बात जमींदार को बता दी और कहा कि जमींदार जी, मुझे आपसे कर्ज चाहिए। जमींदार बोला, मनोहर, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए इतना धन दे तो सकता हूँ, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरी रकम वापस चाहिए। मनोहर बोला, हाँ जमींदार जी, ठीक है,
अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, थोड़े ही दिनों में मेरी फसल कटने वाली है, उसके बाद मैं आसानी से आपकी रकम वापस लौटा दूंगा। मनोहर की बात सुनकर जमींदार ने रुपयों की थैली मनोहर को पकड़ा दी। मनोहर ने खुश होते हुए घर जाकर उस बुढ़े आदमी को वह रुपयों की थैली दे दी। उस बुढ़े आदमी ने मनोहर का धन्यवाद किया और फिर सीधा जमींदार की हवेली में चला गया। रुपयों की थैली उसने जमींदार को वापस देते हुए कहा, यह लीजिए जमींदार साहब, आपकी रकम घूम फिर कर आपके पास ही वापस लौट आई है। जमींदार मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, अरे प्रताप ने तो बहुत ही बढ़िया प्रताप की योजना बनाई है, मेरा तो दिल खुश हो गया, मेरी रकम भी मेरे पास वापस लौट आई और मनोहर भी मेरा कर्जदार बन गया। और फिर समय ऐसे ही बीता। कुछ ही दिनों के बाद मनोहर अपनी फसल काट कर और शहर में बेचकर आया। जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए वह सीधा जमींदार की हवेली पर पहुंच गया और रुपयों की थैली जमींदार को देते हुए बोला, यह लीजिए जमींदार साहब, मैंने आपसे जितना कर्जा लिया था उतना रकम मैं आपको वापस कर रहा हूँ। जमींदार एकदम तुनक कर बोला, अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम जो रकम मुझे वापस कर रहे हो वह तो सिर्फ असल है। अरे भैया, मुझे तो ब्याज भी चाहिए। यह सुनकर मनोहर बुरी तरीके से चौंक पड़ा और बोला, क्या? लेकिन जमींदार साहब, मेरे और आपके बीच में तो ब्याज की कोई बात ही ना हुई थी, बस यही बात हुई थी कि आप मुझे पैसे देंगे और मैं 1 महीने के बाद आपको आपकी रकम वापस कर दूंगा, इसमें यह ब्याज कहाँ से आ गया? जमींदार झल्लाकर बोला, अरे तो क्या, मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं बिना ब्याज के तुम्हें रकम दूंगा? ऐ भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो मेरी रकम ब्याज के साथ वापस चाहिए। सूद समेत मनोहर ने जमींदार की बात सुनकर कहा, ठीक है जमींदार साहब, बतलाइए आपका कितना ब्याज बन रहा है, मैं आपको ब्याज भी लौटा दूंगा। जमींदार ने मनोहर को ब्याज की इतनी रकम बतलाई कि मनोहर को चक्कर आने लगे। वह कहने लगा, इतना भारी ब्याज, अरे यह तो सरासर अन्याय है जमींदार साहब, इतना भारी ब्याज तो मैं अपने खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। यह सुनकर जमींदार एकदम से बोला, मनोहर, कान खोलकर सुन ले, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं मेरा हो चुका है। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत वापस नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारे खेतों पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म हुई, अब निकल जाओ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर मनोहर गुस्से में आकर कहने लगा, यह तो मेरे साथ सरासर धोखा हुआ है, तुम देख लेना जमींदार, मैं इसकी शिकायत महाराज से करूँगा। अगले दिन मनोहर केशवनगर के राजा आदित्य सेन के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा आदित्य सेन को बताते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, मेरी सहायता कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राजा ने मनोहर की बात सुनकर कहा, मनोहर, तुमने जो कुछ भी बतलाया है उसे सुनकर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे दोस्त प्रताप को भी महल में बुलवाऊंगा, उनसे भी पूरी बात समझूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला दूंगा। कुछ देर के बाद प्रताप और जमींदार दोनों राजा के सामने खड़े थे। राजा ने जमींदार से पूछा, मनोहर ने मुझे बतलाया कि तुमने अपनी मर्जी से ब्याज भारी लगाकर मनोहर का खेत हड़प लिया है। यह सुनकर जमींदार कहने लगा, हड़प लिया? अरे यह तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। महाराज, यह मनोहर झूठ बोल रहा है, असल में ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप प्रताप से पूछ लीजिए, यह भी वहीं पर मौजूद था। प्रताप तो मनोहर का दोस्त है, वह तो झूठ नहीं बोलेगा। क्यों भैया प्रताप,
तुम ही बतलाओ ना। तब राजा ने प्रताप से पूछा, प्रताप क्या यह सच है? प्रताप हाथ जोड़कर कहने लगा, जी महाराज, जमींदार जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। यह सुनकर मनोहर बुरी तरीके से चौंक गया और प्रताप से बोला, यह तुम क्या बोल रहे हो प्रताप? प्रताप बोला, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मनोहर, भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं गांव में तुम्हारी झूठी तारीफ सुनकर तंग आ चुका हूँ। यह सुनकर राजा ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो मनोहर? तुम क्या कहना चाहते हो प्रताप? प्रताप बोला, महाराज सीधी सी बात यह है कि मनोहर एक झूठा आदमी है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव वाले समझते हैं। परंतु मैं तो जानता हूँ महाराज की यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझें। यह बहुत चालाक आदमी है। महाराज, इतना सुनते ही मनोहर चिल्लाकर बोला, यह सरासर झूठ बोल रहा है महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा ने गुस्से में मनोहर से पूछा, अच्छा तो तुम यह बतलाओ कि क्या यह बात सच नहीं कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? मनोहर बोला, जी महाराज यह बात बिल्कुल सच है। तब राजा ने नाराज होते हुए कहा, तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? इस राज्य के राजा हम हैं कि तुम लोगों की मदद करना हमारा काम है। मैं तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी रकम इस तरह लुटाने की बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता ही नहीं कि तुम इस जमींदार के पैसे सूद समेत वापस लौटा देते। इतने में जमींदार भी बीच में बोल पड़ा, महाराज मैं जानता हूँ कि मनोहर के पास अब कुछ भी नहीं है, परंतु मनोहर मेरे गांव का है, इसलिए इसका बुरा काम देखते हुए भी मुझे इस बात पर तरस आ रहा है। आखिर बेचारा है तो मेरे गांव का ही ना। एक काम तो हो सकता है महाराज, मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर आप चाहें तो। राजा ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मनोहर अब कभी भी मेरी रकम ब्याज समेत वापस नहीं लौटा सकता। यह तो आप देख ही चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं यह ऐलान कर दें कि आज से मनोहर का खेत मेरा हुआ और इसके बदले में एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा मैं मनोहर को देने को तैयार हूँ, जिस पर खेती करके वह बेचारा अपना जीवन चला सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। महाराज, मनोहर ने चौंक कर पूछा, क्या? अरे जमींदार, कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है? जमींदार बोला, हाँ तुमने सही पहचाना, वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं और कर भी नहीं सकता। भैया खेत तो खेत ही होता है। आज से मनोहर का खेत जमींदार का हुआ और जमींदार का खेत टुकड़ा जो वह मनोहर को दे रहा है वह मनोहर का हो गया। बस अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मनोहर बेचारा मुँह लटका कर अपने घर वापस लौट आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि जमींदार और प्रताप अपनी योजना के पूरी हो जाने पर बहुत ही खुश थे। मनोहर अब अपने घर पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी पत्नी उसके आंसू देखकर कहने लगी, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। मनोहर बोला, नहीं बिटिया, नहीं, मुझे अभी भी विश्वास है कि भलाई करने वाले का भला अवश्य होता है। पत्नी बोली, वह तो पत्नी बोली, वह सब तो ठीक है जी, परंतु हमारा उपजाऊ खेत हमसे छिन गया। उस जमींदार ने हमसे हमारी उपजाऊ जमीन छीन ली और अपनी बंजर जमीन हमें थमा दी। अब हम क्या करेंगे? क्या हम उस पर खेती कर पाएंगे? मनोहर बोला, मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं। अरे उसकी तो नीयत ही खराब थी, परंतु मुझे शिकायत है तो अपने दोस्त प्रताप से। मैं यह समझ ही नहीं पाया कि मेरा दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है।
अगले ही दिन मनोहर जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। वह अपना काम शुरू करने ही वाला था कि तभी मनोहर ने देखा बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में दो सैनिक छिपे हुए बैठे थे और वह आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मनोहर दबे पांव उनके पास पहुंच गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों सैनिक एक दूसरे से कह रहे थे, क्या तुमने योजना ठीक से बना ली है ना? कहीं ऐसा तो ना हो कि राजा के महल में हम पकड़े जाएं। दूसरा सैनिक बोला, अरे भाई चिंता ना करो, राजा का मंत्री हमसे मिला हुआ है। रात के समय हमें महल का दरवाज़ा खुला हुआ मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा आदित्य सेन की हत्या करके वापस चले जाएंगे। इतनी बातें करके वह दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही मनोहर अपने आप से कहने लगा, अच्छा तो महाराज की जान खतरे में है। और फिर मनोहर दौड़ता हुआ राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल के बाहर उसकी नज़र राजा आदित्य सेन के पुत्र यानी कि राजकुमार वीर पर पड़ गई। मनोहर दौड़ता हुआ राजकुमार वीर सिंह के पास पहुंचा और सारी घटना उन्हें बता दी। सारी बात सुनकर राजकुमार वीर ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? मनोहर ने बतलाया कि हाँ राजकुमार, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी थी। राजकुमार बोला, ठीक है तो फिर तुम मेरे साथ राजमहल में चलो, या खबर तुम खुद ही महाराज को सुनाओ। नहीं नहीं राजकुमार, आप ही इस बात की सूचना अपने पिता को दे दें। राजकुमार ने कहा, अरे तुम कैसे इंसान हो, क्या तुम इनाम नहीं पाना चाहते? मनोहर ने राजकुमार की बात का कोई जवाब ही न दिया और वहां से चला गया और अपने बंजर खेत पर आकर फिर से मेहनत करने लगा। वह कड़ी धूप में हल चलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मनोहर को ऐसा लगा कि जैसे धरती के अंदर कोई चीज गड़ी हुई है। मनोहर जल्दी जल्दी धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में मनोहर ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा पुराना सा संदूक था। जैसे ही मनोहर ने उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गईं। संदूक के अंदर सोना चांदी हीरे मोती थे। मनोहर उस संदूक को उठाकर अपने घर ले आया और उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बतला दी। उसकी पत्नी इतना सारा धन देकर बहुत ही खुश हो गई और कहने लगी, आप तो बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी ज़मीन तो जमींदार ने हड़प ली, परंतु अब तो हम उस जैसे सैकड़ों ज़मीनें खरीद सकते हैं। मगर मनोहर यह नहीं जानता था कि उन दोनों की यह बातें बाहर खड़ा हुआ प्रताप भी सुन रहा था, क्योंकि उसका दोस्त प्रताप कई दिनों से मनोहर पर नज़र गड़ाए हुए था और वह हमेशा उसके घर की निगरानी करता रहता था ताकि वह मनोहर की हर गतिविधियों पर नज़र रख सके। प्रताप ने झाँक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी ही रह गईं। वह सोचने लगा, अरे यह तो फिर से बहुत बड़ा धनवान हो गया। मुझे यह बात जल्दी से जल्दी जमींदार को बतानी पड़ेगी। प्रताप उसी वक्त भागता भागता जमींदार के पास पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार, तुमने बड़ी डींगे हाँक ली थी जो बंजर खेत मनोहर को राजा के सामने दिया था ना। अरे उस बंजर जमीन से एक बहुत ही बड़ा और पुराना संदूक निकला है जिनमें सोना चांदी भरा हुआ है। उस सारे सोने चांदी पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। यह सुनकर जमींदार बोला, क्या बात करते हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उस संदूक को मनोहर से वापस ले लूँगा। उसके बाद जमींदार और प्रताप दोनों मनोहर के घर चले गए। वहां पहुंचकर जमींदार मनोहर से गुस्से में कहने लगा, मनोहर, मेरा संदूक मुझे वापस दे दो। वह सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक मेरी बंजर जमीन से निकला है। लाओ वह संदूक मुझे वापस कर दो। परंतु मनोहर ने कड़क कर जवाब दिया, बकवास बंद करो जमींदार, तुमने वह जमीन महाराज के सामने खुद ही मेरे नाम कर दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या फिर मिट्टी,
उस पर सिर्फ मेरा ही हक है। जब जमींदार और प्रताप को कोई दूसरा रास्ता न दिखा तो वे दोनों दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा आदित्य सेन से कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, आपने मनोहर की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी, उस उपजाऊ जमीन में से एक बहुत ही पुराना संदूक निकला है जिसमें सोना चांदी भरा हुआ है, परंतु मनोहर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कृपया करके महाराज मुझे मेरी संपत्ति वापस दिलवा दीजिए। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, मनोहर को लेकर दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में मनोहर वहां राजा के सामने खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, मनोहर, जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी उपजाऊ जमीन में से सोने और चांदी से भरा हुआ एक संदूक निकला है, जबकि वह जमीन जमींदार की ही है। मनोहर राजा से कहने लगा, महाराज, जमींदार झूठ बोल रहा है। संदूक जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और वह जमीन खुद आपने मेरे नाम की थी। तभी प्रताप बोला, महाराज, यह मनोहर झूठ बोल रहा है। यह मेरे बचपन का दोस्त है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। यह बहुत ही लालची है और अब जाकर मेरी समझ में आया कि यह लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि यह एक चोर भी है। उसी वक्त वहाँ पर राजकुमार वीर सिंह आ पहुँचे, जो मनोहर को देखकर बुरी तरीके से चौंक पड़ा और मनोहर की तरफ इशारा करते हुए अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, महाराज, यह तो वही आदमी है जिसने आपकी जान बचाई है। राजा ने कहा, बेटा, तुम यह क्या कहना चाहते हो, जरा स्पष्ट रूप से कहो। पिताजी, कल दूसरे राज्य के गुप्तचर पकड़े गए हैं जो आपका वध करने वाले थे और इसकी सूचना हमें इसी आदमी ने दी थी और यह भी बतलाया था कि वह आस्तीन का सांप हमारा मंत्री है जो आपको मारना चाहता था। इस सारी घटना के बारे में मुझे इस आदमी ने बतलाया था। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा भी था कि यह सूचना तुम खुद महाराज को दे दो, वह तुम्हें इनाम भी दे देंगे, परंतु इसने मना कर दिया था। यह सुनकर राजा आश्चर्य से मनोहर की तरफ देखते हुए बोला, मनोहर, जब तुम्हें इतनी जरूरी सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर तुम मेरे पास आते तो तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा इनाम भी मिलता। यह सुनकर मनोहर ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा एक ही बात बतलाई है, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना तो मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता। यह सुनकर राजा ने कहा, इस इंसान की सच्चाई अब मुझे समझ में आ रही है और मुझे दुख इस बात का है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। राजा क्रोधित स्वर में प्रताप और जमींदार से बोला, तुम दोनों सीधी तरह से सच उगल दो, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। जमींदार और प्रताप बुरी तरीके से घबरा गए और उन्होंने सारी सच्चाई महाराज को बता दी। राजा गुस्से में उन दोनों की गर्दन को उनके धड़ से अलग करने ही वाला था कि तभी मनोहर ने राजा से कहा, महाराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, वे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, फिर भी तुम इनकी जान बचा रहे हो। मनोहर बोला, मैं फिर से अपना वाक्य दोहराना चाहता हूँ महाराज, कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा करना चाहा, मगर देखिए ना, भगवान ने मुझे क्या दे दिया। जमींदार के खेत में से मुझे गड़ा हुआ धन मिला और अब मैं उनके जैसे सैकड़ों खेत खरीद सकता हूँ। महाराज, और तो और जमींदार के खेत की वजह से ही मुझे आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के बारे में भी पता चल सका। यह सुनकर राजा आदित्य सेन मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ मनोहर, तुमने बिल्कुल सही कहा, कर भला तो हो भला, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इन्हें आज़ाद रखना
नहीं ठीक रहेगा। आगे जाकर यह लोग तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर करेंगे, नहीं तो यह दोनों किसी और को बर्बाद ही करेंगे, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। जमींदार ने जो खेत बेईमानी और धोखे से तुमसे हड़पा था, वह खेत अब फिर से तुम्हारा हुआ। इतना बोलकर राजा आदित्य सेन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों मक्कारों को कारागार में डाल दो। महाराज का धन्यवाद करते हुए मनोहर अपने घर वापस लौट गया और वह अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। सच ही कहा गया है दोस्तों कि कर भला तो हो भला। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप भी बहुत लोगों का भला कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भी हमेशा भला ही होगा। धन्यवाद।